हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम प्रीवियस लेक्चर को ही आगे प्रोसीड करेंगे। पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कोई जो चार्ज है वो मोशन करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री पर, तो उसके पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होते हैं। लेकिन इस वाले केस में हम आर्बिट्रेरी एंगल लेंगे, कोई भी एंगल, मतलब थीटा का कोई भी वैल्यू है, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, और तब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका पाथ क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी Q और जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ये चार्ज पार्टिकल है और Q और यहाँ इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, अब ये चार्ज इस तरह से, ओके, तो ये जो है ना यहाँ पर है। अब ये जो v है, ये v क्या करेगा, इस एंगल के साथ हमने पढ़ा है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए जो फोर्स ही है, ये चीज़ तुमने पढ़ा हुआ है कि ये जो है फोर्स अगर मान लीजिए थीटा डिग्री एंगल बनाता है तो जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये जो एंगल है इसमें क्या होगा, वी कॉस थीटा, और ये वाला जो है, ये वाला जो साइड वाई एक्सिस जो है उसमें क्या होगा, साइन थीटा। मतलब बी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट एक्ट करेंगे, जो कि एक जो है ना वो उसके अलोंग लगेगा, पैरेलल लगेगा, और एक जो लगेगा वो क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक तो पैरेलल लगेगा और दूसरा परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो हेयर टू components of velocity will act. One will be along the one, मतलब act v sin theta perpendicular to the magnetic field and v cos theta parallel to the magnetic field. परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, सर्कुलर पाथ, ओके, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। एंड पैरेलल कंपोनेंट के कारण स्ट्रेट लाइन पाथ पर, स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ठीक है, लाइन पाथ पर मूव करेगा। ओके, समझ में आई बात है। इन दोनों की वजह से होगा क्या, अभी पढ़ रखा है मैंने, हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि 0 डिग्री का जब एंगल बनाता है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही हो तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर हो तो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। सर्कुलर पाथ पर मूव करने का ये मेरा मतलब है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे तो जाएगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करते हुए ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये इस तरह से बड़ा नहीं होता जाएगा, एक ही तरह का सर्कल होगा, थोड़ा सा ये इस तरह से। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ पर जाएगा। ये दो जो आपको कंस्टिट्यूटिव रिंग देख रहा है, इसको पिच, ओके, अभी इसको मैं डिफाइन करता हूं, लेकिन इसको फील करने के लिए मैं अभी आपको समझा दूं। इसमें रिंग में देखो, ये जो है ना, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव करता है, हेलिकल पाथ बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्कुलर भी मूव करेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लग रहा है उसके कारण तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, और जो परपेंडिकुलर है उसके कारण सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो इसको समझो, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मोशन करता हुआ जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ आएगा। मतलब एक कंप्लीट सर्कल अगर तुम यहाँ से यहाँ बनाओ तो एक कंप्लीट सर्कल बनाने में जो स्ट्रेट लाइन पाथ पर जितना डिस्टेंस कोई चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता है उसको क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल, इसको करो, इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे करो, ठीक है, ये करोगे ना तो ये सर्कुलर बनाने में, कंप्लीट सर्कल बनाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ रखोगे फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ तक आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये ज़्यादा नहीं समझ में आता तो इतना समझ लो कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। और पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो होगा ये कैसा होगा, हेलिकल होगा। ठीक है, हेलिक्स पर मूव करेगा, हेलिकल बोलते हैं। इस तरह के पाथ को क्या बोलते हैं, हेलिकल। सर्कुलर भी हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है। मतलब कहने का ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये तो सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या करेगा,
स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कराएगा। तो स्ट्रेट लाइन, तो ये जो पाथ होगा जो हम लोग हर बार लिखते हैं आर्बिट्ररी एंगल के केस में, ये चार्ज पार्टिकल जो पाथ होगा वो कैसा होगा, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ मतलब चार्ज पार्टिकल भी ऑन द हेलिक्स और हेलिक्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन द हेलिकल पाथ और हेलिक्स, हेलिक्स पर मूव करेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल का पाथ था। अब चलो, जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो इस पर कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये होना तो चाहिए सेंटर, ये थोड़ा सा नीचे आ गया बट कोई नहीं। ये जो है ना, ये मान लो या यहाँ पर इस तरह से दो, तो ये जो रेडियस है, एक सर्कुलर पाथ जो है, इस सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, एफ सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो या पहले तो मैग्नेटिक फोर्स निकालो। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा, क्यू वी साइन थीटा, मतलब साइन कंपोनेंट, वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट बी एंड साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। वी साइन थीटा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो पढ़ा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा यहाँ पर थीटा हटा दें, क्योंकि थीटा तुमने कंपोनेंट ले लिया है, तो चलो अल्फा लिख लेते हैं। मतलब ये जो अल्फा है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसको बताता है। अब ये वी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो कितना देगा, 1 देगा। तो क्यू वी बी साइन थीटा, समझ में आई बात है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो अब काउंटर बैलेंस होगा वो किससे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये किससे इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स जो लिखोगे कितना लिखो, क्यू वी बी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स, एन वी व्हाट, परपेंड। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो v परपेंडिकुलर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो बात क्लियर कल भी हो गया था, और आज भी एक परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वही मूव कराएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एम वी साइन थीटा ओके स्क्वायर अपॉन आर। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अच्छा, इतना क्लियर नहीं है तो एक बार समझ लेना फिर से पॉज करके कि v परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो सर्कुलर मोशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो v साइन थीटा हम लेंगे यहाँ पर। और v साइन थीटा जो लेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, क्यू वी वी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर अब ज्यादा नीचे हो जाएगा, क्या ज्यादा नीचे हो जाएगा तो इसको रफ करो, ऊपर लिखो, ठीक है। ये सब तो बात समझ में आ गई, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है या मास है, वेलोसिटी है, ऐसा तो बात ही। अब देख यहाँ पर जो है ना, चलो ऑफ कर दिया। अब देखो ये जो है एम वी ए क्यू वी वी साइन थीटा, प्यारे बच्चों एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, यही है ना। अब देख v साइन थीटा क्या हो जाएगा आंसर, तो क्यू बी इक्वल टू v साइन थीटा तो एम वी साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो r इक्वल टू जो होगा वो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होगा। तो ये हो गया तुम्हारा, क्लियर है। अब देखो ये रेडियस, ये क्या लिखोगे तुम, देखो ये यहाँ पर लिखेंगे v परपेंडिकुलर क्यू बी, नहीं परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, समझ में आया, सर्कुलर पाथ मोशन के लिए। या फिर रेडियस का जो वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही देगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इतना तो समझ में आया। अब इतना समझ में आता है तो क्या करता है, मोमेंटम के साथ लिखता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ लिखता है, पोटेंशियल के साथ लिखता है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो v साइन थीटा अपॉन
सॉरी पी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, इतना लिखोगे। नहीं, साइन थीटा को तो वही रहने दो। अब मोमेंटम कितना होगा रे, मास इनटू वेलोसिटी, जो मोमेंटम है वही तो रहेगा। सॉरी, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम तो वही रहेगा p। ओके, अब p जब हो गया तो इसको क्या तुम लिखेगा, p को तुम क्या लिखता है 2m के, इसके साथ रिलेशन आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन क्यू बी, इतना जानते हैं। उसके बाद आप जानते हैं, इसको और आगे एलाबोरेट करिए, 2m q इंटू वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा। तो r का तो ये सब वैल्यू हो गया ना। अब ये सब वैल्यू जो r का हो गया इसको रफ करो और देखो रेडियस पता चल गया। काइनेटिक एनर्जी भी तू निकाल सकता है इससे, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करके और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता है। नहीं, k की वैल्यू निकाल ही लो। देखो v इक्वल टू, यहाँ पर v की वैल्यू ले लो और यहाँ यही चीज है कि तुम्हारा साइन थीटा का वैल्यू टर्म में आए, नहीं तो v इक्वल टू जब करोगे ना तो क्यू बी आर अपॉन एम साइन थीटा। ओके, और इसी चीज को अगर लिखो, इसको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो हाफ एम, ये इतना तो है, क्यू बी आर एम की जगह पर लिख लेंगे और क्यू बी आर अपॉन एम साइन थीटा स्क्वायर, तो ये m से कैंसिल हो जाएगा, तो q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम कैंसिल हो गया, तो 2m साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू समझ में आया। अब काइनेटिक एनर्जी तो क्लियर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गया। चलो, काइनेटिक एनर्जी जब आ गया तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और टाइम पीरियड निकालना है। चल, टाइम पीरियड कैसे निकालेगा सो बताओ। टाइम पीरियड इक्वल टू, तुम जानता है सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, सर्कमफ्रेंस अपॉन व्हाट, वेलोसिटी, यही तो लिखा था पिछले वाले लेक्चर में भी। अब देख, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, तो कौन सा वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगा वहां पर भी था, वहां 90 डिग्री बना रहा था, यहाँ पर जो 90 डिग्री बनाएगा उसका कंपोनेंट लेंगे, तो यहाँ को क्या होगा v साइन थीटा। देख इसको लिख 2 पाई आर के जगह पर क्या लिखेगा, ये जो होगा 2mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी, अपॉन क्या लिखेंगे बताओ मुझे, v परपेंडिकुलर v साइन थीटा। ओके, तो v साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी, ये तो है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड पता चल गया तो क्या लिखेगा, तो आगे बढ़, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और क्यूबी अपॉन 2 पाई m। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। चलो रेसिप्रोकल। अच्छा, यहां बात नोट करने वाली क्या है, नोट करने वाली ये है कि किसी भी एंगल को प्रोजेक्ट करो टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड के साथ थीटा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, लिख लेना इसके नीचे, पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल थीटा। थीटा एंगल से क्या है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है। अब ठीक है, फ्रॉम एंगल थीटा। अब ये जो है ना एंगल, इतना तो क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी का केस, फ्रीक्वेंसी हमें समझ में आ गया, टाइम पीरियड हमें समझ में आ गया। तो हमने एक नया टर्म तुमको बताया था, पिच। ये पिच होता क्या है ये तो हम लोगों ने समझ लिया, नहीं समझा तो एक बार और समझ लो। जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये सर्कुलर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है,
इन लीनियर डायरेक्शन इज नोन एज पिच। ओके, जब कोई चार्ज पार्टिकल द्वारा लीनियर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करता है व्हाइल मूविंग ऑन द हेलिकल पाथ, देन इट इज नोन एज पिच। ओके, इसको मैं रफ करके लिख देता हूँ डेफिनेशन, छोटे से 1 नंबर 2 नंबर में पूछ दिया जाता है व्हाट इज पिच। ठीक है, डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस covered by a charged particle to complete one rotation while moving on helical path is known as pitch। ठीक है, PLET। ओके, देखो, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक सर्कुलर रोटेशन, जो सर्कुलर पाथ कवर करने में जितना, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होता है लीनियर, व्हाइल मूविंग ऑन ए हेलिकल पाथ, ये जो हेलिकल पाथ है ना, इस पाथ में कवर करने में, ऐसे तुम देखोगे तो ये थोड़ा सा, चूंकि 2D में दिखा रहा है 3D को, तो इसलिए ऐसा लिख रहा है। एक सर्कुलर, बार बार ये दिखा ही रहा हूँ तुम्हें, एक सर्कुलर पाथ में, ये हेलिकल पाथ पर मूव करने में जितना डिस्टेंस कवर होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, या 2 सर्कुलर रिंग के बीच देख लो ना डिस्टेंस, दैट इज नोन एज पिच। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। अब देखो, हमको पिच निकालना है, पिच की वैल्यू निकालनी है, तो पिच कैसे निकालोगे, पिच का एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? देखो, एक कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है, जितना डिस्टेंस, अब टी तो हमको पता है, लेकिन मूव किसके वजह से कर रहा है, कॉस थीटा की वजह से, तो टाइम पीरियड टी इंटू वी कॉस थीटा, कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वी कॉस थीटा, उसकी वजह से मूव कर रहा है लीनियर पार्ट पर, तो टी इक्वल टू 2πm क्यूबी, ये तो लिखा था अभी टाइम पीरियड तुम नहीं, तो क्यूबी इंटू वी कॉस थीटा, तो अब 2πm वी कॉस थीटा अपॉन क्यूबी, ये क्या है प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं पिच, इसी को बोलते हैं 2πm वी कॉस थीटा अपॉन क्यूबी, इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, पिच बोलते हैं। अच्छा, पिच हमको समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो पिच समझ में आ गया, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, वी पैरेलल, नहीं, 2πm वी पैरेलल अपॉन क्यूबी, यही चीज है। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है किसी फोर्स F द्वारा, F कौन है, मैग्नेटिक फोर्स, तो कितना वर्क डन होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, टॉपिक का नाम यही है, इसको रफ करते हैं फिर वो टॉपिक लिखते हैं। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हम यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं, ऐसा मैंने बताया है अभी आपको, कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, ये मतलब मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल्स पर कितना वर्क करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो v क्रॉस b होगा, मतलब कहने का फोर्स जो होगा दैट विल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, नहीं, क्यों परपेंडिकुलर होगा, तो मान लो कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके साथ एंगल बना रहा है ऐसे, तो तुम देखोगे, ये मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो ये राइट हैंड पाम रूल लगा लो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थंब का डायरेक्शन ऐसे बता रहा है,
तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो पाम का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स को बताता है, मतलब फोर्स कैसे है, ऐसे परपेंडिकुलर। ये दोनों जिस प्लेन पर लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही लाई करेगा कौन, फोर्स। ओके, मतलब फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। तो फोर्स जब परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब होता है फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर तो हो गया, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, नहीं, और एफ डॉट एस जो होगा इसमें कॉस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ पर थीटा क्या देगा, 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री है ये क्या करेगा, वर्क को जीरो कर देगा। ओके, वर्क डन मतलब कहने का मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करता। ये तो निकल गया रिजल्ट, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष निकला तो हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, अब तुम देखो वर्क जीरो लिखे हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या लिखना पड़ेगा तुमको, जीरो। इसका क्या मतलब होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज तो यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना जीरो है, इसका मतलब कहने का स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ क्या तुम लिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल। तो वर्क डन by the magnetic force will be zero and there is no change in speed by the मैग्नेटिक फोर्स द्वारा कोई स्पीड में चेंज भी नहीं होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्लियर कट। अब ये जब क्लियर कट हो गया इसको रफ कर देते फिर एक सेकेंड मेथड है जो कंप्लीट तुमको डेरिवेशन देगा, देखते हैं उसको सेकेंड मेथड को करके। ओके, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं और उससे कंप्लीट डेरिवेशन आता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया और इसको शॉर्ट कर दिया, 2 नंबर में आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये 2 नंबर में ऐसे ही आ जाता है कि प्रूव दैट वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, अब देखो सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्लियर करते हैं। देखो सेकेंड मेथड ये है कि एफ डॉट वी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अभी तूने लिखा ना एफ इज परपेंडिकुलर टू वी, तो कॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी जीरो। ठीक है, तो एफ डॉट वी इक्वल टू जीरो और वी नो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम डी वी अपॉन डी टी। नहीं, तो ये फोर्स है, तो ये एम डी वी अपॉन डी टी डॉट वी इक्वल टू जीरो। नहीं, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 अपॉन 2 एम डी वी अपॉन डी टी डॉट वी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो इसी चीज को 1 अपॉन 2 एम 2 डी वी अपॉन डी टी डॉट वी इक्वल टू जीरो। और हम क्या लिख सकते हैं, m अपॉन 2 को ये 2 बार लिख सकते हैं, ए वी डी वी अपॉन डी टी डॉट वी, पूरा मैं लिख ही देता हूँ, डी वी अपॉन डी टी डॉट वी, ये लिख सकते हैं। और ये जब लिख सकते हैं तो m अपॉन 2 डी वी अपॉन डी टी डॉट वी प्लस इसको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो अगर मान लो a डॉट b लिखते हैं तो इक्वल टू हम b डॉट a भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये समझ में आया, तो ये समझ में आया तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, तो तुम कर लो b डॉट डी वी अपॉन डी टी। ओके, तो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो,
m/2, ये जो है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं v, मतलब ये जो है ना du/dt, इस तरह से होगा duv/dt। पढ़ेगा आप डिफ्रेंसिएशन, या x लगा लो, इस तरह से तुम पढ़ते हो, तो u को पहले डिफ्रेंशिएट करते हो, फिर d लिखते हो, मतलब dv dx लिखते हो, प्लस v को डिफ्रेंशिएट करके du/dx लिखते हो। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर तुम लिखोगे कि dv/v/dt, नहीं रे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साथ में आ जाएंगे। अब साथ में जब आएंगे, जैसे यहाँ इस चीज को तुम क्या लिख लिए, ऐसे u/v, वैसे ही इसको लिख लोगे। अब ये जब लिख लिए तुम, तो ये क्या होगा, यहाँ पर m/2 dv/v/v, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर वेक्टर का, सिमिलर वेलोसिटी है, सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, नहीं मतलब मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, a डॉट a है तो a cos 0, नहीं डॉट तो हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ मुझे, v/dt = 0। तो v²/2/dt = क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये जो लिखोगे ये क्या होगा, d काइनेटिक एनर्जी अपॉन dt = 0। और तुमने पढ़ा है किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, नहीं कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएट d5/dt तुमको पढ़ा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या दे देगा तुमको, k कांस्टेंट है, वो k की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये जो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है। और दूसरी बात कि वर्क डन इक्वल टू जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी 0 होगा, तो मतलब वर्क डन भी 0 है और स्पीड भी 0 होगा। यही बात हमने यहाँ पर लिख दी है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0 एंड देयर इज नो चेंज इन स्पीड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स द्वारा कोई स्पीड चेंज भी नहीं होगा चार्ज पार्टिकल का। क्लियर है। तो ये दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस। ओके, टॉपिक है जो कोई चार्ज पार्टिकल पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल हम समझ ही लिए है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो वेलोसिटी सिलेक्टर है या फिर साइक्लोट्रॉन है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए एंड गॉड ब्लेस यू।